जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसका आज डे 42 है, जो कि 4 अप्रैल आज के दिन ही सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग सारे टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और इसके जितने भी PDF है ना वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जाके आप लोग टेलीग्राम पर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक होमवर्क सीरीज का हिस्सा नहीं बने हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग इस होमवर्क सीरीज का हिस्सा बन जाइए दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए जाते हैं। अगर आप लोग इतने टॉपिक कवर कर लेते हैं ना तो आपका दरोगा 100% होना ही होना है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस होमवर्क सीरीज का हिस्सा बनिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि बिहार उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई थी तथा इसमें कितने रुपए की लोन की बातें की गई है। तो ध्यान रखिए, अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार उद्यमी योजना की शुरुआत किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो बिहार के जो उद्यम होंगे ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस योजना के तहत जो है ना वो 2 प्रकार की योजना चलाया जा रहा है। वैसे तो इसे 2025 में ही शुरू किया गया है, लेकिन इसमें 2 प्रकार का योजना शुरू किया गया है। पहला ध्यान रखिएगा, बिहार युवा उद्यमी योजना। इसके तहत 10 लाख का रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, लघु उद्यमी योजना, जो कि छोटे मोटे जो उद्यम करना चाहेंगे ना उनको लघु उद्यमी योजना के तहत यहाँ पे 2 लाख रुपए रखा गया। देखिए यहाँ पे जो 10 लाख रुपए दिया जाएगा ना दोस्तों, यहाँ पे 50% जो है वो सरकार के द्वारा सब्सिडी के तौर पे यहाँ पे पूरा किया जाएगा। वहीं 50% जो है ना यहाँ पे ब्याज बिल्कुल भी नहीं लगेगा और जिनको ये प्रोवाइड किया जाएगा उनके द्वारा इनका भरपाई भी किया जाएगा। वहीं जो 2 लाख रुपये दिया जाएगा इसमें भी 50% सरकार के द्वारा फ्री किया गया है और 50% ये आपको बस लौटानी है। और ये दोनों जो है ना वो 7 साल के लिए आपको दिया जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार डेयरी फार्म योजना के तहत सरकार ने कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है। तभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार डेयरी फार्म योजना के तहत 75% तक का उन्होंने कहा है कि हम सब्सिडी देंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग डेयरी की करते हैं तो डेयरी से एक ऑपरेशन चला था, तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड चला था डेयरी के लिए। और यहाँ पे एक क्रांति भी चली थी, श्वेत क्रांति, ध्यान रखिएगा 1970 में चला था। और इसी श्वेत क्रांति के तहत भारत में अमूल डेयरी की स्थापना होती है गुजरात के आनंद जिले में। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब की गई और यह किसके द्वारा किया गया। देखिए, अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू किया गया है 2024-25 में नीतीश कुमार जी के द्वारा। इस कन्या योजना के तहत क्या किया जाएगा कि 10,000 का आर्थिक सहायता प्रोवाइड किया जाएगा उन कन्याओं का जिनका भी हाल ही में विवाह होनी है। ठीक है, तो इसके तहत उनको 10,000 रुपये दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई तथा इसमें यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले को कितना राशि यहाँ पे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है 2024-25 में। और इसमें बताया गया है कि अगर आप यूपीएससी की परीक्षा पास करते हो ना तो आपको 1 लाख रुपये दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और वहीं पे अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम पास करते हो तो आपको यहाँ पे 50,000 रुपये दिया जाएगा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ से ध्यान रखिएगा सिविल सेवा परीक्षा से कि अभी हाल ही में एक पोर्टल आया था, निर्माण पोर्टल। तो ये जो निर्माण पोर्टल है ना वो कोयला मंत्रालय के द्वारा लाया गया था 2024 में। इसका भी उद्देश्य रखा गया है कि अगर आप यूपीएससी की परीक्षा पास करते हो ना तो आपको 1 लाख रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में जो सिविल सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार जीर्णोद्धार योजना कब और बिहार के कितने जिलों में शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 2025 में आहार जीर्णोद्धार योजना शुरू किया गया है, जो कि 14 जिलों से इसको शुरू किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना 2025 के तहत सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना शुरू किया गया है 2025 में। इसके तहत 60,000 का आर्थिक सहायता प्रोवाइड किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग आवास की करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना।
ठीक है। और ये स्टार्टिंग कब होता है तो ध्यान रखिएगा 2015 में इसे स्टार्ट किया जाता है और ये शहर के लिए भी चल रही है और ये गांव के लिए भी चल रहा है। इसके तहत क्या होता है कि 60% तक का पैसा गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और 40% पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ये योजना ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा हुआ है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री वाणी योजना कब शुरू की गई तथा इसका उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री वाणी योजना शुरू किया गया है 2020 में और इसका उद्देश्य है कि फ्री वाईफाई सेवाएं उपलब्ध करवाना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए कौन सा योजना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा नेट भारत योजना, ठीक है, जो कि 2018 में शुरू किया गया है। इसके तहत गाँवों को इससे जोड़ा जाएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा कि 2025 में ग्राम डिजिटल योजना की शुरुआत किया गया है, जिसके तहत क्या किया जाएगा कि गाँव को डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों योजना आप ध्यान रखिएगा। और तीसरा ध्यान रखिएगा कानी परियोजना, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, जिसका संबंध चेन्नई और अंडमान से है। इनके बीच में क्या होगा ना कि एक केबल बिछाया जा रहा है BSNL के द्वारा, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई और इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए 1 जनवरी 2024 को डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना का शुरुआत किया गया है और इसका मेन जो उद्देश्य है ना वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, यहाँ पे क्या किया जाएगा कि डिजिटल रूप से स्वास्थ्य सेवाएँ यहाँ पे उपलब्ध की जाएगी। तो मेन तो इसका यही उद्देश्य है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयकर से संबंधित चल रहे मुद्दे को कम करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखिएगा ये विवाद से विश्वास योजना का शुरुआत किया गया था 2024 में और इसका उद्देश्य था कि आयकर से संबंधित जो मुद्दे चल रहे हैं उसको कम से कम करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आयकर जो है वो किस प्रकार का कर है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निक्षय पोषण योजना कब शुरू की गई तथा इसमें प्रदान किए जाने वाली राशि को कितना बढ़ाया गया। देखिए ये जो योजना है ना, वैसे तो ये पुराना है, 2018 में ही इसे शुरू किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसकी जो राशि थी उसको बढ़ा दिया गया। इसमें पहले 500 रुपये दिया जाता था, लेकिन अब इसमें 1000 रुपये कर दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ष के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो बीमा है ना ये 18 से लेकर 70 वर्ष के लोगों को दिया जाता है। बात अगर हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की करते हैं तो ये शुरू किया गया था 9 मई 2015 को ये शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति का दुर्घटना के टाइम में उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो पूरी तरीके से विकलांग हो जाते हैं ना, तो उस परिस्थिति में गवर्नमेंट के द्वारा उनको यहाँ पे बीमा प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर उस व्यक्ति का डेथ हो जाए या फिर पूरी तरीके से अगर वो विकलांग हो जाता है ना, तो उस परिस्थिति में उसको 2 लाख का बीमा कवरेज किया जाता है। अगर वो व्यक्ति आंशिक रूप से विकलांग होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा 1 लाख का बीमा यहाँ पे इनको कवर किया जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। या बात अगर हम लोग बीमा की करते हैं तो बीमा से ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी शुरुआत किया गया था 2016 में। इसमें क्या होता है ना कि फसल जो कि आप प्राकृतिक आपदा के कारण या फिर कीट पतंगे किसी भी कारण अगर फसल नष्ट हो जाती है किसानों को, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार यहाँ पे फसल पे बीमा देती है। यहाँ पे अभी पे यहाँ पे 1.5% का बीमा दिया जाता है, वहीं पे खरीफ पे 2% का, और यहाँ पे आपका जो बागवानी होता है जिसे हम व्यापारिक फसल कहते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा 5% तक का बीमा कवर दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों के विकास और सृजन के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र, देखिए ये हमारा भारत है और ये इधर पूर्वोत्तर का क्षेत्र है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र क्या है ना कि अदर जो क्षेत्र है ना उससे काफ़ी ज़्यादा ये कम विकसित है, तो उसी को विकसित करने के लिए उन्नति योजना शुरू किया गया है और इसे शुरू किया गया है 2024 में। उन्नति योजना का उद्देश्य क्या है कि ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है ना, यहाँ पे जितने भी उद्योग हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको डेवलप किया जाएगा और उद्योगों के माध्यम से यहाँ पे रोजगार का भी सृजन किया जाएगा। तो इसीलिए उन्नति योजना शुरू किया गया है। बात अगर हम लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र की करते हैं तो यहाँ से कुछ और भी इंपॉर्टेंट योजना है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला ध्यान रखिएगा डिवाइन योजना, जिसको शुरू किया गया था 2023 में और इसका भी उद्देश्य पूर्वोत्तर के विकास से ही है। दूसरा ध्यान रखिएगा पूर्वोदय योजना, जो कि 5 राज्यों में शुरू किया गया है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और इसे 2024 में शुरू किया है। और इसका भी उद्देश्य रखा गया है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है ना वहाँ पे आर्थिक सामाजिक रूप से उनको डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य है। तो पूर्वोत्तर राज्य से ये सारी योजनाएं हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा साथ ही साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए जनजाति गौरव योजना कब और कहां से शुरू किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो जनजाति गौरव योजना है ना, इसका शुरुआत किया गया था 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए जो कमजोर रूप से जो जनजाति समूह है, इनमें टोटल 75 समूह को शामिल किया गया है और इनको नाम दिया गया है पीवीटीजी। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा और यही पीवीटीजी का यहाँ पे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पे इनका उत्थान करना सरकार का मेन गोल है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग जनजाति की करते हैं तो जनजाति से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत की सबसे खूंखार जनजाति कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सैंडलिज जनजाति हो जाएगा। वहीं पे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा पहला तो भील हो जाएगा, उससे छोटी यहाँ पे गोंड हो जाएगा और तीसरे नंबर पे यहाँ पे संथाल हो जाएगा। तो तीनों जनजाति का नाम आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 2011 का जो जनगणना हुआ था ना, यहाँ पे भारत में टोटल 8.6% जनसंख्या बताया गया है जनजातियों का। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। जनजाति से आप लोग 3 आर्टिकल ध्यान रखिएगा। पहला ध्यान रखिएगा आर्टिकल 342 ध्यान रखिएगा, जो कि राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि राष्ट्रपति भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकता है। दूसरा ध्यान रखिएगा आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 का 1। तो आर्टिकल 338 जो है वो एससी आयोग की बातें करता है और आर्टिकल 338 का 1 जो है ना वो एसटी आयोग की बातें करता है। तो जनजाति से आपको इतने सारे फैक्ट, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा एक योजना प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना, जिसको 2024 में इसे भी शुरू किया गया है। इसका भी जो उद्देश्य है ना वो जनजाति वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे सामाजिक, आर्थिक रूप से सुधार करना इनका मेन उद्देश्य है। तो ये दोनों योजना ध्यान रखिएगा जो कि जनजाति से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत धरोहर योजना कब शुरू की गई तथा इसका संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अमृत धरोहर योजना शुरू किया गया है और ये पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है जून 2023 में। और इसका संबंध ध्यान रखिएगा आपका वेटलैंड से हो जाएगा और इसी के तहत मैंग्रोव वन भी आते हैं, इनका भी यहाँ पे संरक्षण किया जाएगा इसी के तहत। बात अगर हम लोग मैंग्रोव की करते हैं तो मैंग्रोव से ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक साल 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था और यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि हम लोग किस तरीके से वेटलैंड का संरक्षण करेंगे। ठीक है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2024 का थीम ध्यान रखिएगा आर्द्र भूमि मानव कल्याण 2024 का थीम था। वहीं पे 2025 का थीम ध्यान रखिएगा हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना, इनका मेन उद्देश्य यहाँ पे थीम में रखा गया है। देखिए यहाँ पे मैंग्रोव वन से ध्यान रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी मैंग्रोव वन का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम पे किया जाता है। वहीं पे दूसरे नंबर पे ध्यान रखिएगा वैतरणी और ब्राह्मणी नदी के आसपास में मैंग्रोव वन का उत्पादन किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये रिवीजन सीरीज से है। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, गरीब शहरी आवास योजना की घोषणा कब और कहां से किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा 2023 में इसको स्टार्टिंग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री एम डिवाइन योजना का संबंध किससे है। तो पूर्वोत्तर का जो विकास है उनके द्वारा किया जाएगा और इसे शुरू किया गया है 2023 में। नेक्स्ट है कि पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी सुरक्षा से है। नेक्स्ट है कि पीएम श्री योजना का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा ये खाद्यान्न से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम उजाला योजना कब और कहां से शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 2021 में आरा बिहार से ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब और कहां से शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 2015 पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब की गई है। तो ध्यान रखिएगा इसे दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। अभी वर्तमान में इसका दूसरा चरण चल रहा है, जो कि 2020 में से फिर से शुरू किया गया। और इसका संबंध किससे है, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बिहार दरोगा में ही। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद की जो स्थापना है ना वो 1724
ईस्वी में किया गया था। निजाम उल मुल्क, जिनको हम लोग चिनकिलीज खां के नाम से भी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग हैदराबाद की करते हैं तो आपको पता होगा एक सहायक संधि लाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो कोई था वो हैदराबाद ही था। और वो कब स्वीकार किया गया था? तो 1798 में स्वीकार किया गया था निजाम के द्वारा। तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम की स्थापना कब की गई तथा इसके प्रशासक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था 1800 में, 10 जुलाई 1800 को किया गया था। उस समय भारत के गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड वेलेस्ली, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेदरा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे रट जाइएगा। बेदरा का जो युद्ध हुआ था ना वो 1759 में हुआ था। ये अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था। तो एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक तरफ यहाँ पे डच थे। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ये डच जो है ना यहाँ पे हार जाते हैं। इसके बाद जो है ना वो भारत में डचों का जो प्रभुत्व था पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करना स्टार्टिंग कर देती है। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ना वो फ्रांस के साथ भी युद्ध होता है, उसे ध्यान रखिएगा। वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में होता है फ्रांस के साथ, और यहाँ पे फ्रांस को बुरी तरीके से पराजित कर दिया जाता है। रखिएगा 1612 का यहाँ पे सुआली का युद्ध होता है, पुर्तगाली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। यहाँ पे पुर्तगाली को भी भारत से मतलब खदेड़ा तो नहीं जाता, लेकिन उनका जो प्रभुत्व है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया जाता है। तो ये सारे युद्ध के बाद जो है ना भारत में एक छत्र इनका शासन स्थापित हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा और तीनों युद्ध भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं को क्रम में सजाइए। देखिए यहाँ पे धातु पूछा है जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु पहला तो पोटेशियम हो जाएगा, फिर सोडियम हो जाएगा, फिर कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। तो ये आपका क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। बात अगर हम लोग धातु की करते हैं तो धातु का ध्यान रखिएगा कि धातु जो होते हैं ना वो विद्युत और ऊष्मा सुचालक होते हैं, वहीं पे अधातु क्या होते हैं? तो ये कुचालक होते हैं। धातु से ध्यान रखिएगा कि वैसे तो धातु जनरली ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे एक धातु है जिसका नाम है पारा, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर आपसे अधातु के संदर्भ में पूछा जाएगा तो इसे ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे रहता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तथा सबसे कम आयतन विभव वाला तत्व कौन सा है? देखिए यहाँ पे आयतन विभव पूछा है, तो अगर सबसे ज़्यादा आयतन विभव पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा हीलियम, और सबसे कम पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा सीजियम हो जाएगा। बात अगर हम लोग हीलियम की करते हैं ना तो हीलियम सबसे हल्की धातु होती है, इसको हम लोग नोबेल गैस के रूप में भी जानते हैं। और हीलियम का जो यूज है ना वो वायुयान के जो टायर होते हैं ना उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन किस कांच से बने होते हैं? देखिए जो अत्यधिक टेम्परेचर पे जो कांच के बर्तन को गर्म करते हैं तो वो कांच का बर्तन किस कांच का बना होता है? तो ध्यान रखिएगा ये पोटास के कांच का बना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चश्मा बनाने वाले कांच पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा क्रूक्स कांच हो जाएगा। वहीं पे आपका अगर ट्यूबलाइट बनाने में कौन सा कांच का यूज किया जाता है तो सोडा कांच का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक पदार्थ बेकिंग सोडा और धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन तो इतना बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इसे तो आपको कम से कम रटा हुआ होना चाहिए। बेकिंग सोडा जिसको हम खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये इसका रासायनिक नाम भी पूछा है और एग्जाम में, और इसका फार्मूला भी पूछा है, तो आप लोग फार्मूला भी रट जाइएगा। NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। वहीं पे धोवन सोडा मतलब जिसे धोने वाले सोडा के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। Na2CO3 × 10H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ये दोनों, इसका नाम और रासायनिक सूत्र दोनों ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की समस्त अस्थियों को कितने भागों में यहाँ पे बांटा गया है? तो ध्यान रखिएगा मानव शरीर की जो हड्डी होते हैं ना उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आपका एक्सियल हो जाएगा जिसे हम लोग अक्षीय कंकाल कहते हैं, इसमें टोटल 80 हड्डी होता है। दूसरा आपका उपांगीय हो जाएगा जिसको हम लोग एपेंडिकुलर कहते हैं, यहाँ पे टोटल 126 हड्डी होते हैं, और मनुष्य में टोटल 206 हड्डी होते हैं। ये तो आपको पता होगा दोस्तों। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए अक्षीय कंकाल है जिसको हम लोग एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, इसमें टोटल
80 हड्डी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 80 का 80 हड्डी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे खोपड़ी होता है जिसमें 22 हड्डी पाए जाते हैं। और यहाँ पे आपसे स्कल पूछा जाएगा ना, वैसे तो इसमें 29 हड्डी पाए जाते हैं। देखिए 29 हड्डी जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि 14 हड्डी जो होता है वो फेस को बनाता है, ठीक है। 8 हड्डी जो होता है ना वो आपका कपाल, जो सर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसी को हम लोग कपाल कहते हैं। तो उसमें टोटल 8 हड्डी होते हैं। वहीं पे कान में टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। और एक जो होता है ना आपके कंठ के पास आपका जो हड्डी होता है जो बाहर निकला हुआ होता है, उसको हम लोग हाइओइड कहते हैं। तो वो 1 हड्डी होता है। तो टोटल मिलाइएगा ना तो आपको यहाँ पे 29 हड्डी हो जाएगा। तो पहला ध्यान रखिएगा 29 हड्डी। उसके बाद फिर आपका जो कशेरुकी होता है, जिससे हम लोग मेरुदंड भी कहते हैं, तो इसमें टोटल आपका 26 हड्डी होता है। वहीं पे आपको पता होगा कि जो रिब्स होते हैं, जिसको हम लोग पसलियाँ कहते हैं, उसमें टोटल 24 हड्डी होते हैं। 12 जोड़ी होते हैं ना, उसमें टोटल 24 हड्डी होते हैं। और बीच में जो होता है ना, ये स्टर्नम के साथ जुड़ा होता है, मतलब यहाँ पे टोटल 25 हड्डी होते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा टोटल मिला के, यहाँ पे 80 हड्डी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको साइड से इसको कवर करवा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपका आ जाता है उपांगीय कंकाल, जिसको हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। इसमें टोटल 126 हड्डी पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि हाथ और पैर के जो कंधे होते हैं ना, यहाँ पे टोटल 60 हड्डी पाई जाती है। इसका जो निचला अंग होता है, जिसमें पैर भी आ जाते हैं और यहाँ पे श्रेणी भी आ जाते हैं, इसमें टोटल यहाँ पे 60 हड्डी होते हैं। और कंधे की पेटियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पे इसके 4 हड्डी होते हैं, मतलब 2-2 हड्डी दोनों हाथ की तरफ होता है। और जो श्रेणी होते हैं ना, इसमें 2 हड्डी होते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितने हो गए, टोटल 126 हड्डी हो गए। तो यहाँ हड्डी से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो दोस्तों, हड्डी के संदर्भ में जो भी था मैं आपको कवर करवा दी हूँ, तो वो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के कान में 3 प्रकार के हड्डी पाए जाते हैं, तो इनका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मैलियस हो जाएगा, इनकस हो जाएगा और स्टेपीज हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका स्टेपीज हो जाएगा। वहीं सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाएगा तो उसका नाम ध्यान रखिएगा फीमर, जो कि पैर में पाया जाता है। और मनुष्य की शरीर की सबसे पतली हड्डी पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा फिबुला हो जाएगा, जो कि टांगों में पाया जाता है। तो ये हड्डी के संदर्भ में है, जो कि आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि अस्टर्नम नामक हड्डी मानव शरीर के कहाँ पे पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो है ना, वो 12 जोड़ी क्या होती है, पसलियाँ पाई जाती है। और ये जो पसलियाँ होती है ना, वो बीच वाली जो हड्डी होती है चेस्ट में, उससे ये जुड़ी होती है। इसी को हम लोग अस्टर्नम कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी का संबंध किससे है तथा यह किसकी कमी के कारण होता है। देखिए, ऑस्टियोमलेशिया नामक जो रोग होता है ना, वो हड्डी में होता है। जब भी विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, तो सबसे पहले प्रभावित कौन होता है, तो हमारा हड्डी होता है। तो इसी में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। देखिए, विटामिन डी की जब कमी होती है ना, तो बच्चों में यहाँ पे रिकेटस नामक रोग हो जाता है और वयस्कों में यहाँ पे ऑस्टियोरेसिस नामक रोग हो जाता है। तो दोनों रोग आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में दोनों का दोनों पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का बनता ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हीमोफीलिया का जब रोग होता है ना, तो व्यक्ति को जहाँ भी चोट लगे तो उनका जो ब्लड होता है ना, 1 से लेकर 24 घंटा तक ब्लड का थक्का बनता ही नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। वैसे इसी रोग को हम लोग शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। इसकी वाहक महिलाएं होती है और ये बीमारी सबसे ज़्यादा पुरुषों में देखने को मिलता है। वैसे इस रोग में होता क्या है ना, कि खून के जो थक्के वाले जो प्रोटीन होते हैं ना, उनकी कमी के कारण ये रोग होता है। तो इस रोग का नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के अस्कल मतलब खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो अभी मैंने आपका कवर करवाया है कि इसमें टोटल 29 हड्डी पाई जाती है। 29 में क्या होता है कि 14 तो आपका फेस को बनाएगा, 8 आपका कपाल को बनाएगा और 6 यहाँ पे कान में पाए जाते हैं और 1 हड्डी जो होते हैं ना, वो कंठ में पाए जाते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी पैर में पाई जाती है। देखिए, यहाँ पे पैर का हड्डी के बारे में पूछा गया है। तो सबसे ऊपर अगर आप लोग जाइएगा ना, तो यहाँ पे आपको पेल्विस हड्डी देखने को मिलेगा। इसके जैसे ही आप नीचे जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको फीमर देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपको पटेला, उसके नीचे आपको टीबिया, उसके नीचे आपको फिबुला और उसके नीचे आपको टार्सल देखने को मिलेगा। और उसके भी सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा मेटाटार्सल। और उसके बाद का जो लास्ट वाला आपका उंगली होता है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फैलेंजिस। तो ये सारे हड्डी हैं जो कि पैर में पाए जाते हैं। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर को सीधा खड़ा रखने तथा गति प्रदान करने वाले हड्डियों को क्या कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी है। तो इनको उपांगीय कहा जाता है। इसमें टोटल 126 हड्डी पाए जाते हैं। तो ये हड्डी तो मैं आपको बता चुकी हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी और इसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। तो ये जो भोपाल त्रासदी गैस है ना, ये 2-3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस निकला था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। यहाँ पे धातु पूछा है। तो पृथ्वी पे देखिए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पे सबसे पहले तो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद फिर सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद आपका एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में धातु पूछा गया है। तो धातु पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम हो जाएगा, वहीं पे दूसरा अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे लोहा हो जाएगा, और उपधातु पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा सिलिकॉन हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पे कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है तथा प्राकृतिक और कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा कि कुल तत्व 118 है, जिसमें से प्राकृतिक की संख्या टोटल 98 है और कृत्रिम यहाँ पे 20 तत्व पाए जाते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग परजीवी और प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा परजीवी और प्रोटोजोआ से संबंधित रोग कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे मलेरिया, पेचिस तो है, लेकिन पोलियो और रेबीज जो है ना वो वायरस से होने वाला रोग है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग मलेरिया की करते हैं तो मलेरिया से ध्यान रखिएगा ये प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु से होता है, जिससे प्लीहा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ठीक है, वहीं पे पेचिस का ध्यान रखिएगा कि कच्चा मांस खाने से पेचिस नामक रोग होता है, ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसमें कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है ABC और विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लोहे का अयस्क नहीं है। तो यहाँ पे लोहा का अयस्क पूछा गया है। तो सीडेराइट तो लोहा का अयस्क है, आयरन पैराइड्स भी है, लेकिन सीनेबार नहीं है। देखिए सीनेबार जो है ना वो पारा का अयस्क है। वहीं पे क्यूपराइट भी नहीं है, क्यूपराइट तांबा का अयस्क है। तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में खूब भर भर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत पुराण का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे रट जाइएगा। भागवत पुराण का जो अनुवाद है ना वो टोडरमल के द्वारा किया गया था। वैसे टोडरमल जो थे ना वो अकबर के राजस्व मंत्री थे, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इबादत खाना की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1575 में अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना किया गया था। बात अगर हम लोग अकबर की करते हैं तो अकबर से ध्यान रखिएगा कि इनका जो राज्याभिषेक होता है ना वो 13 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। इनसे कुछ डेट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला ध्यान रखिएगा कि 1556 में इनके द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है, जो कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जहाँ पे विजय होता है अकबर का। वहीं पे 1562 ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। 1563 ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उन्होंने तीर्थ कर को समाप्त किया था। वहीं पे 1564 पूछा जाएगा तो यहाँ पे इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। वहीं पे 1571 में ये गुजरात अभियान करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले इन्होंने समुद्र को देखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अकबर ने सबसे पहले किस अभियान में उन्होंने समुद्र को देखा था। तो 1571 के गुजरात अभियान में। उसके बाद ही 1576 में यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध होता है। उसके बाद ही 1582 ध्यान रखिएगा दिन इलाही ये शुरू करते हैं, और 1583 में इनके द्वारा इलाही संवत का शुरुआत किया जाता है। तो अकबर से ये सारे डेट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्टता द्वैतवाद के मत प्रवर्तक कौन थे। तो देखिए विशिष्टता जो द्वैतवाद है ना इसके संस्थापक माने जाते हैं आचार्य रामानुज। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा द्वैतवाद से कि द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे। तो ध्यान रखिएगा माधवाचार्य हो जाएंगे। वहीं पे अद्वैतवाद पूछा जाएगा तो इसे ध्यान रखिएगा शंकराचार्य। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। वहीं पे अगर शुद्ध द्वैतवाद पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा वल्लभाचार्य। तो ये सारे के सारे आपको द्वैतवाद से संबंधित क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में विश्व संपत्ति अनुबंध का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिए कि भाग 12 में आर्टिकल 264 से लेके 300 के का तक का प्रावधान किया गया है। इसमें वित्त संपत्ति और अनुबंध ये सारे का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का कानूनी अधिकार किस संशोधन के तहत तथा किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। देखिए संपत्ति का जो कानून था ना वो मौलिक अधिकार में था, आर्टिकल 31 में। इसको यहाँ से हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, जहाँ पे 1978 में होता है। इसको यहाँ से हटा के भाग 12 में 300 के का में कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्य तथा केंद्र के लिए समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में और किस भाग में किया गया है। देखिए यहाँ पे समेकित निधि पूछा गया है, जिसको हम लोग संचित निधि भी कहते हैं। उसका वर्णन आर्टिकल 266 में है, ठीक है। वहीं पे आकस्मिक निधि का वर्णन आर्टिकल 267 में है और इसका वर्णन किया गया है भाग 12 में। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है तथा इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए वित्त आयोग जो है ना एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है और जितने भी संवैधानिक निकाय होते हैं उनका वर्णन संविधान में किया जाता है आर्टिकल के द्वारा। तो इनका भी आर्टिकल दिया गया है। आर्टिकल 280 में किनका वर्णन है, तो वित्त आयोग का वर्णन है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1960 में किया गया था। और पहला जो वित्त आयोग बने थे उनके हेड कौन बने थे, तो ध्यान रखिएगा केसी नियोगी बने थे। और वर्तमान में जो है ना वो 16वां वित्त आयोग चल रहे हैं और इनके हेड कौन है, तो अरविंद पनगड़िया जी हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और इनका लागू कब होगा, इनकी सारी बातें, तो 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग को किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2026 से इसे संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया जी हैं। वहीं पे अगर 15वां पूछा जाएगा तो एनके सिंह हो जाएंगे और 14वां पूछा जाएगा तो वाई रेड्डी हो जाएंगे। और पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा केसी नियोगी हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे प्रावधान किया गया है आर्टिकल 300 के क में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 12 को कितने अध्यायों में बांटा गया है, तो ध्यान रखिएगा संविधान का जो भाग 12 है ना, जहाँ पे वित्त ये सब के बारे में उल्लेख किया गया है, इसको टोटल 4 अध्याय में बांटे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला यहाँ पे वित्त हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे कर हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे संपत्ति का अनुबंध हो जाएगा और चौथा ध्यान रखिएगा सार्वजनिक संपत्ति। और यहीं पे संपत्ति का अधिकार भी वर्णित है, जो कि आपका मूल अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था ना उसको यहीं पे ट्रांसफर कर दिया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कराधान से संबंधित विधेयक के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है। तो जब भी कराधान से संबंधित कोई भी विधेयक होता है ना, तो उसके लिए राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल के किन 2 ग्रहों को गैस दिग्गज के रूप में जाना जाता है। तो देखिए सौरमंडल के ग्रह, पहले तो बृहस्पति ध्यान रखिएगा, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। तो ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, इसके बाहर के ये सारे ग्रह हैं, तो इनको हम लोग गैस दिग्गज के रूप में जानते हैं, क्योंकि इनके पास गैस की अवस्था काफ़ी ज़्यादा होती है। और इनको हम लोग जोरियन ग्रह भी कहते हैं और इनको हम लोग बाहरी ग्रह के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी भर भर के पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह अपने वातावरण में मौजूद मीथेन गैस के कारण हरा दिखाई देता है। देखिए मीथेन गैस जो है ना वो अरुण पे भी पाया जाता है और वरुण पे भी पाया जाता है, लेकिन अरुण जो है ना ये हमें हरा दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लोग हरा ग्रह के रूप में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा मंगल ग्रह को, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोदरीय ग्रहों के श्रेणी में नहीं आता। देखिए यहाँ पे जोदरीय नहीं होगा, यहाँ पे जोवियन ग्रह हो जाएगा, जिसको हम लोग बाहरी ग्रह के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे बृहस्पति, अरुण, वरुण हो जाएगा, लेकिन वीनस और जो मंगल है ना वो यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, वीनस और मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह की पेटी का एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है। देखिए ये इसका हो जाएगा सेरेस, ठीक है। तो सेरेस जो हो जाएगा एक प्रकार का बौना ग्रह है। वैसे हमारे सौरमंडल में टोटल 5 प्रकार के बौना ग्रह पाए जाते हैं। पहला ध्यान रखिएगा सेरेस, दूसरा ध्यान रखिएगा प्लूटो। पहले प्लूटो तो ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 में इसको बौने ग्रह के रूप में शामिल कर दिया गया। तीसरा ध्यान रखिएगा आप लोग एरिस, चौथा ध्यान रखिएगा माके, और पाँचवा ध्यान रखिएगा होम्यो, और पाँचवा ध्यान रखिएगा होम्यो। तो ये पाँचों जो है ना ये सारे के सारे बौना ग्रह हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की सबसे बाहरी सतह को किस रूप में जाना जाता है। तो ये सूर्य है, तो सूर्य का जो बाहरी सतह है ना इसको हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं,
काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा दूसरा गैस बहुत बड़े मात्रा में पाया जाता है। तो सूर्य का ये जो सतह होता है ना, यहाँ पे दो गैस बहुत बड़े मात्रा में पाए जाते हैं जिससे सूर्य को ऊर्जा मिल पाती है। तो वो हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। और सूर्य को ऊर्जा किससे मिलता है, तो नाभिक के संलयन के प्रोसेस से मिलता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर मून की घटना कब होती है। तो ध्यान रखिए, ये जो सुपर मून की घटना होती है ना, जब पृथ्वी के पास चंद्रमा आ जाता है तो उस परिस्थिति में सुपर मून की घटना होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण संभव हो पाता है। तो ये प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शुक्र पे पाया जाता है। शुक्र से ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोर का तारा, शाम का तारा, सबसे चमकीला तारा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा शुक्र ग्रह को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर परिवार के 6 ग्रह अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर मूव करते हैं, लेकिन इनमें से दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। तो ये कौन हो जाएगा, तो ये शुक्र और यूरेनस हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आधार तल क्या है तथा ये कितने डिग्री पे झुका हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये आधार तल इसका हो जाएगा 66 और ये झुका हुआ है 23.5 डिग्री पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन से ऐसे शासक हैं जिनको केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। तो केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है महापद्मनमन को, और इन्हीं को एकराट के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापद्मनमन को उनकी विशाल सेना के कारण किस नाम से जाना जाता है। तो एकराट के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल के दौरान राजस्व को शाही कर के रूप में यहाँ पे वसूला जाता था। तो ध्यान रखिएगा, ये घनानंद के टाइम पीरियड में राजस्व जो होते थे ना, उनको शाही कर के रूप में वसूला जाता था। और घनानंद नंदवंश के अंतिम शासक थे जो कि सिकंदर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डिया स्पीच का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में एक युद्ध होता है झेलम नदी के तट पे, जिसको हम लोग हार्डिया स्पीच का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर की सेना किस वर्ष पश्चिम की तरफ वापस लौट गई तथा सिकंदर भारत में कितने मंथ तक रहे थे। देखिए, सिकंदर जो है, इनकी सेना व्यास नदी को पार नहीं कर पाई और 325 बीसी में ये भारत से वापस लौट जाती है। ये आती तो 326 ईसा पूर्व में है खैबर दर्रा की तरफ से, और लेकिन 325 ईसा पूर्व में लौट जाते हैं। ये टोटल 19 महीने तक भारत में रह पाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पे आक्रमण के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये खैबर दर्रे का प्रयोग करते हैं और भारत में आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करते हैं। 325 में ये चले जाते हैं और उसके बाद भी 323 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हो जाती है बेबीलोन में। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है। तो पहला ऐतिहासिक सम्राट के रूप में महापद्मनमन को जाना जाता है, जो कि नंदवंश के महान शासक में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रथ मुसल और महाशिला कंटक किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। तो आप लोग इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो चंड प्रदोप का संबंध किससे हो जाएगा। तो चंड प्रदोप का संबंध हो जाएगा अवंती से। वहीं पे उदायन का संबंध आपका हो जाएगा मगध से। प्रसेंजित का संबंध आपका हो जाएगा कौशल से। और अजातशत्रु का संबंध यहाँ पे मगध से ही हो जाएगा। तो ये सुमेलित करने का है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधिकार में लिया था। तो ये पहला ईरानी शासक कौन थे जिन्होंने भारत के कुछ ऐसे पार्ट थे जिनको उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये डेरियस प्रथम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसके द्वारा किया गया था। तो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में दो ऐसे साम्राज्य थे जहाँ से अजातशत्रु का खिटपिट हुआ करता था। पहला तो काशी से और दूसरा लिच्छवी से। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापद्मनमन के कलिंग पे विजय का प्रमाण किस अभिलेख में देखने को मिलता है। देखिए, कलिंग जो था ना, वो उड़ीसा वाला एरिया को ही हम लोग कलिंग के नाम से प्राचीन भारत में जानते थे। तो कलिंग पे विजय महापद्मनमन ने किया था, तो उसका उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में है। तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। और ये लिखा किनके द्वारा गया था और ये बनाया किनके द्वारा गया था। तो ये खारवेल के द्वारा बनाया गया था। तो आप लोग इनका नाम भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तकर्णी गुफा में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, सप्तकर्णी जो गुफा था ना, सबसे पहले तो ध्यान रखिए ये राजगीर में था। यहाँ पे 483 बीसी में यहाँ पे पहली बौद्ध संगीति की जाती है। और उस समय राजा कौन हुआ करते थे, इनका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। और उसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा उदयन, बिंबिसार और अजातशत्रु इनमें से कौन से धर्म से संबंधित थे। देखिए, राजा जो उदयन थे ना, उनका जैन धर्म से संबंध था। वहीं पे बिंबिसार और जो अजातशत्रु थे, इनका संबंध बौद्ध धर्म से था। तो इनका संबंध भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या के बाद नंद वंश की स्थापना होती है। तो ध्यान रखिएगा, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। इसी की हत्या के बाद नंद वंश की स्थापना मगध पे हो जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका मिलान करने का है। यहाँ पे महाजनपद है और वर्तमान में इसकी स्थिति पूछा गया है। तो वत्स का ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। सूरसेन का स्थान कहाँ पे है, मथुरा में है। चेदी का कहाँ पे, आपका बुंदेलखंड हो जाएगा। वहीं पे कुरु आपका मेरठ और हरियाणा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके जितने भी PDF है ना, आंसर के साथ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो जाके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।